हिंदुस्तान के इतिहास को अगर हम देखें तो कहते हैं उत्तर प्रदेश के बिना जो है भारत अपने आप में मुकम्मल नहीं होता है। और एक मज़ेदार वाक्य ये है कि जब देश को आज़ादी मिली तो सब राज्यों से कहा गया कि अपना अपना नाम भेजिए। उत्तर प्रदेश अपना नाम भारत भेजा। तो लोगों ने कहा कि अरे पूरे देश का नाम होगा, तो बोला हम ही देश हैं, हमारे अलावे क्या है। तो इतना प्रमुख राज्य है, उसके बाशिंदे हैं, तो मैं उनको कोई ज्ञान देने का दावा नहीं करता हूं। मेरे अपने कुछ अनुभव हैं नागरिक होने के नाते, और जो आज का विषय है उससे संबंधित जो मेरा विचार है मैं आपके बीच में रखूंगा। सबसे पहली बात तो हमारे जो पोडियम पे खड़े साथी हैं, पूर्व पत्रकार हैं, अभी भी पत्रकारिता करते हैं, इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात करनी होगी। सहमत हूं, बस शब्दों का फर्क होता है। शब्दों का फर्क ऐसे होता है कि आज असल लड़ाई भ्रम और सच का है। भ्रम और सच का, उसमें भी भ्रम जो है वो पूरी तरह से झूठ नहीं है। अगर वो पूरी तरह से झूठ हो तो बहुत आसानी से उसको मात दिया जा सकता है, वो आधा सच है। और आधा सच का जो भ्रम होता है वो बहुत खतरनाक होता है। तो रियलिटी और परसेप्शन की जो ये लड़ाई है उसमें हम बुरे तरीके से घिर चुके हैं। मसलन दृश्य का जहां तक सवाल है, जो विजुअल्स होते हैं, जो हम बार बार देखते हैं, जैसे कुछ बुजुर्ग साथी यहां बैठे हुए हैं, क्या आप अपनी कल्पना में हेमा मालिनी को कीचड़ लगा हुआ कल्पना कर सकते हैं क्या? गंदी सी हेमा मालिनी, बिल्कुल बदबू देने वाला, नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि आपने जब भी देखा है खूबसूरत देखा है, ड्रीम गर्ल के रूप में देखा है। ये जो कल्पना बार बार आपके दिमाग में पैदा की जाती है वो कल्पना ही सच लगने लगता है। और जब कल्पना ही सच लगने लगे तो स्थिति बहुत भयानक हो जाती है। इतनी भयानक हो जाती है कि घर की ही स्त्रियां सुंदर नहीं लगती हैं, और कल्पना की जो स्त्री है उसमें खोए रहते हैं। ये मैं रियलिटी और परसेप्शन का जो फर्क है उसको समझने के लिए बोल रहा हूं कि जैसे आज आप देखेंगे एक बड़ा मजेदार चीज है, कोई भी व्यक्ति कांग्रेस पे मजाक कर सकता है, कोई भी, और देश की हर समस्या के लिए कोई भी मुंह उठा करके कह देगा कि कांग्रेस ही जिम्मेवार है। एक हमारे सीनियर नेता ने कहा कि कांग्रेस, देश जोड़ो से पहले कांग्रेस जोड़ो। तो मैं कहता हूं कि जैसी हालत देश की वैसी हालत कांग्रेस की। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह भी विजुअल का खेल है। बार बार आपके दिमाग में अगर यह बात डाली गई है कि हेमा मालिनी खूबसूरत है और अमरीश पुरी विलेन है, तो अमरीश पुरी भी खूबसूरत हो सकता है, इस बात को आप मानेंगे ही नहीं, आप स्वीकार ही नहीं करेंगे। मैं किसी भी जलसे में जाता हूं और मुझे आलोचना से कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी नेता का, किसी भी राजनीतिक दल का, किसी भी सरकार का भरपूर आलोचना होनी चाहिए, तभी जमहूरियत जिंदा है। तो आप कांग्रेस की आलोचना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कीजिए, सहर्ष उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन आपकी आलोचना भी कल्पना पे आधारित है, हेमा मालिनी की तरह ड्रीम गर्ल। सच से हमारा वास्ता हो और सच के आधार पर अगर आलोचना हो तो उससे कोई रास्ता निकलेगा। अब जैसे अक्सर मैं लोगों से सुनता हूं कि कह देते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी सॉफ्ट हिंदुत्व करती है, तो क्रीम बेच रहे हैं, हार्ड क्रीम पांव में लगाने वाला भाजपा और सॉफ्ट क्रीम कांग्रेस मुंह में लगाने वाला। राजनीतिक विचारधारा एक विचारधारा होती है। बिल्कुल साहब ने वो अभी कानपुर वाले साहब ने दिखाया कि तेजाब की एक बूंद डालिए कि एक बाल्टी डाल दीजिए, दूध फट जाएगा।
कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता एक राजनीतिक विचारधारा है। या तो हम सांप्रदायिक हैं या हम सांप्रदायिक नहीं हैं। अगर हम सांप्रदायिक हैं तो फिर इस तरह का कोई भ्रम हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इस देश में पक्ष और विपक्ष दोनों सांप्रदायिक हो चुके हैं और जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं 8 लाख लोग जो है वो पासपोर्ट छोड़ चुके हैं भारत का, विदेश जाके बस चुके हैं। बिना किसी देरी के गोष्ठी में समय बर्बाद मत कीजिए, पासपोर्ट बनवाइए, वीजा लीजिए और जल्दी से बाहर जाइए। बिल्कुल स्पष्ट और सीधी बात। अगर हम सांप्रदायिक नहीं हैं, अगर हम सांप्रदायिक नहीं हैं तो भरोसा कीजिए। और भरोसा कीजिए। और मेरी उम्र जो है बहुत कम है, प्यार करने का उम्र है, शादी करने का, बाल बच्चा पैदा करने का उम्र है, बढ़िया नौकरी करके, बढ़िया घर बना करके, बढ़िया कार लेकर के हम भी इंस्टाग्राम पे रील बना करके डालना चाहते हैं। इस उम्र में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो भरोसा कीजिए हम आपको नाउम्मीद करने के लिए यहां नहीं आए हैं। आज हमारी यह बात लिख करके रख लीजिए, अगर हम इनको नहीं हराए, अगर हम इनको गद्दी से नहीं उतारे तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा, कन्हैया से कंस कर दीजिएगा। और ये बात मैं अति उत्साह में नहीं बोल रहा हूं। मैं चुनाव लड़ा हूं और हमको जो हराया है उसको हमसे 4 लाख ज्यादा वोट आया है। फिर भी लोगों ने मुझे पूछा कि ईवीएम हैक हो गया क्या? हम बोले नहीं, दिमाग हैक हो गया है। अच्छी बात है। दिमाग अगर हैक हुआ है, मान लीजिए आपके सॉफ्टवेयर में कोई वायरस चला गया है तो उसको क्लीन भी किया जाता है। पता होना चाहिए कि वायरस कौन सा है। वायरस कौन सा है अगर यह पता चल जाए तो उसको बहुत आसानी से क्लीन किया जा सकता है। हमारे एक मित्र वाजपेयी जी ने कहा कि यह मसला पूर्णतः राजनीतिक है। सहमत हूं इस बात से। सांप्रदायिकता का सवाल एक राजनीतिक सवाल है। दिक्कत इसमें एक चीज की है जिसको मैं यहां जोड़ रहा हूं कि यह राजनीति के प्रतीकों से नहीं आता है, यह धर्म और संस्कृति के प्रतीकों से आता है। मसलन मैं मिथिला का रहने वाला हूं, मेरा नाम कन्हैया है, मेरी मां का नाम मीना है, मेरे पिताजी का नाम जयशंकर है और मेरे दादा का नाम मंगल है। बताइए, है ना सारे हिंदू धर्म के प्रतीक। और मैं जिस प्रदेश से आता हूं, जिस इलाके से आता हूं, कहते हैं कि वो माता जानकी की जन्मभूमि है। और माता जानकी की जन्मभूमि होने के चलते बारात भले पड़ोस के गांव से आ रहा हो, लेकिन बारातियों के स्वागत में जो गाना गाया जाता है उसमें वह हर बारात जो है अवध से आती है, अवध नगरिया से अइले बरियतिया। और कभी भी भगवान प्रभु श्री राम का नाम माता जानकी के नाम के बिना नहीं लिया जाता है। हमारे यहां सियापति रामचंद्र की जय बोलते हैं। यह जो राजनीतिक मसला है, जो सांप्रदायिकता का सवाल है, वो आता है कल्चर से, आता है आधा झूठ बोल करके। जैसे इस बात से कोई इनकार कर सकता है क्या कि इस देश के राजाओं ने, बादशाहों ने धार्मिक प्रतिष्ठान को तोड़े हैं? यह सच है, यह मान लीजिए। लेकिन सभी राजाओं ने तोड़े हैं, सभी जाति और सभी धर्म के बादशाहों ने तोड़े हैं। आधा सच क्या है कि हम बाकी जाति और धर्म के बादशाहों का नाम नहीं लेंगे, किसी पर्टिकुलर धर्म के बादशाह का नाम लेंगे। और इस आधा झूठ से और आधा सच के कॉम्बिनेशन से आज की जो पीढ़ी है उसको कंफ्यूज करना बहुत आसान है। और इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि हम कंफ्यूज हैं। हमारे सामने चॉइस की दिक्कत नहीं है, बहुत चॉइस है। हमारे सामने उस चॉइस में से कौन सा चॉइस चुना जाए इसकी दिक्कत है। जैसे आप अपनी जवानी में कहीं से खाना मंगा सकते थे, ऐप पे हम मंगा सकते हैं।
आप जो है डेट लड़की ढूंढ सकते थे ऐप पे, हम ढूंढ सकते हैं, लड़की मिलती है ऐप पे और लड़की को लड़का मिलता है ऐप पे, और उस पे लिखा रहता है कि क्या चाहिए, प्यार मोहब्बत शादी की बस ऐवी, बकायदा क्लियर कट ऑप्शन होता है। तो आप कौन से दौर में जी रहे हैं, उस दौर को समझना बहुत जरूरी है। हमारे सामने चॉइस का दिक्कत नहीं है, हम जोमेटो पे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा चिकन खाएं। बताइए, चिकन का तो कोई जाति नहीं होता है ना, लेकिन चिकन का कई प्रकार होता है, मलाई, अफगानी, बटर, कढ़ाई, इतने नाम की पूछिए मत। कई बार तो होटल वाला अपने ही नाम से एक अलग चिकन शुरू कर दिया है, बिल्कुल नए धर्म की तरह। हमारे सामने चॉइस की दिक्कत नहीं है, हमको क्लियर कट चॉइस लेने की जरूरत है। और जब हम अपने जीवन में इन मसलों से जूझ रहे हैं कि इंजीनियरिंग पढ़ें कि मेडिकल करें, अगर इंजीनियरिंग कर लिए हैं तो कौन सा लें, मैकेनिकल लें, केमिकल लें, कंप्यूटर साइंस लें, इंजीनियरिंग करने के बाद क्या करें, एमबीए करें कि जो है यूपीएससी की तैयारी करने लगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो कौन सा ऑप्शनल लें, ज्योग्राफी लें कि सोशियोलॉजी लें कि हिस्ट्री लें। पापा और मम्मी में कंफ्यूज है कि ज्यादा मानते कौन है। जीवन में जब इतना कंफ्यूजन होगा तब आप सब लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि हम राजनीतिक चॉइस आसानी से ले लें। हम राजनीतिक चॉइस आसानी से नहीं ले पाएंगे। राजनीतिक चॉइस लेने में, हे बुजुर्गों, आप हमारी मदद कीजिए। आपको मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप कंफ्यूज कर रहे हैं और ज्यादा। हम ये पॉलिटिकल चॉइस लेने के लिए तैयार हैं कि इस देश की राजनीति, उसके मुहावरे बदलने चाहिए। उन मुहावरों में वो सारे सवाल को एड्रेस किया जाए जिसको इस देश की राजनीतिक डिस्कोर्स से बाहर कर दिया गया है। कौन सा है वो डिस्कोर्स? वो डिस्कोर्स है कि मैं सिंपली ये समझना चाहता हूं कि कोरोना आया, धर्म पूछ करके हुआ, एकता देखिए हिंदू मुसलमान हो गई थी वहां पे, दोनों को सिलेंडर नहीं मिल रहा था ऑक्सीजन का, हुई ना हिंदू मुसलमान एकता? दोनों को जगह नहीं मिल रहा था, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था, दोनों को कब्रिस्तान और शमशान में जगह नहीं मिल रहा था। बताइए कितना बढ़िया हिंदू मुसलमान एकता हो गया। डेंगू होता है, वहां भी हिंदू मुसलमान एकता हो जाती है। डेंगू होते ही दोनों का प्लेटलेट सी गिरता है, हिंदू का भी, कन्हैया का भी प्लेटलेट सी गिरेगा और कामरान का भी प्लेटलेट सी गिरेगा। अब दोनों को पपीता का पत्ता पीना पड़ेगा, दूसरा कोई इलाज काम नहीं आता है। फिर मैं तीसरी जगह बताता हूं हिंदू मुसलमान एकता। पेट्रोल का जो मीटर होता है वो न टोपी देख करके रुकता है न तिलक देख करके रुकता है, एकदम सरासर दौड़ता है, 100 से पहले तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। उसके बाद जब अग्निपथ आया, डंडा जो मिल रहा था ना साहब, मांगने के लिए गया था नौकरी, ऊपर से मिल रहा था सोटा, डंडा दे सटासट, कोई नहीं देख रहा था। और उसमें से कई सारे नौजवानों ने तो कहा, मोदी जी आई लव यू, मैं तो आपसे प्यार करता हूं, मैंने ही आपको वोट दिया था और आप ही हमको डंडा दे रहे हैं। ये मसले हैं, इन मसलों पर हम एक स्पष्ट राजनीतिक विकल्प चाहते हैं और उस पर अगर एक स्पष्ट राजनीतिक विकल्प मिल जाए तो मैं दावे से कहता हूं हिंदू मुसलमान की एकता ना किसी राजनीतिक दल ने बनाई है, ना किसी राजनीतिक दल की कुवत है कि वो उसको समाप्त कर देगा। यह है संभव कि कोई हमको हमारे इतिहास से काट करके दिखा दे। जब गाना बजेगा कि मन तरपत हरिदर्शन को आज हिंदू के मंदिरों में, तो उस गाना को लिखा एक मुसलमान है, उसका म्यूजिक एक मुसलमान ने दिया है, उसको गाया एक मुसलमान ने। जब हम तिरंगे को देखते हैं और हम कहते हैं, इसको समझिए, अगर सांस्कृतिक प्रतीक काफी होते
तो आरएसएस को इस बार अपने ऑफिस पे तिरंगा नहीं फहराना पड़ता। अगर काफी होते तो गोडसे के चेले को राजघाट पे नहीं जाना पड़ता। और स्पष्ट राजनीतिक विकल्प की बात कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक नई सरकार पंजाब में बनी, गांधी की तस्वीर को गायब कर दिया। जब शराब का मसला आया तो राजघाट पे पहुंच गए। बोलिए, अगर मैं गलत हूं तो मेरी बात को काटिए। दिल्ली में लोग ड्राई डे का मतलब ही समझते हैं 2 अक्टूबर, और शराब के मसले को गांधी जी के साथ राजघाट पे। क्या दृश्य था! सुबह शाम गोडसे को प्रणाम। जिस सत्ता में आए तो तुरंत आ गए रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इसको समझना पड़ेगा। देश न एक दिन में बनता है, न देश को एक दिन में, कुछ साल में कोई खत्म कर सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि हम थोड़े से दृष्टि दोष में फंस गए हैं। दृष्टि दोष क्या होता है कि जादूगर आएगा मंच पे और वो ऐसी ऐसी हरकत करेगा कि आपका ध्यान ज्यों ही इधर उधर हुआ कि हाथ की सफाई से जो है वो आपको जादू करके दिखा देगा। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं पहले हिस्से में सिटीजन के तौर पे मेरे जो अनुभव है मैं वो आपसे साझा करूंगा। कि मैं एक बार स्कूल से लौट रहा था, एक जादूगर जादू दिखा रहा था रेलवे स्टेशन के बाहर। मेरा स्कूल स्टेशन के बिल्कुल बगल में था। उसको हमने देखा कि वो कागज से नोट बना दिया। एक तो ये भी जादूगर है जो 500 और 1000 के नोट को कागज बना दिया। वो जो जादूगर था वो कागज से नोट बना रहा था। तो हमको लगा कि बड़ा बेहतरीन चीज है, क्योंकि माँ से हम जब भी पूछते थे कि मम्मी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मम्मी यही कहती थी, बेटा पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो घर कैसे ठीक होगा, कैसे जो है अच्छा जीवन जियोगे, शादी ब्याह कैसे होगा। तो पढ़ने का मोटिवेशन ही नौकरी था। नौकरी का मतलब पैसा कमाना, पैसा कमाने का मतलब सुख सुविधा, अच्छी जिंदगी। तो हमको लगा कि अगर ये जादू सीख लें तो फिर तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये कागज से जो है नोट बना लेंगे। इतने में क्या हुआ कि जादू का शो खत्म हुआ और वो जादूगर पैसा मांगना शुरू कर दिया। हमको लगा करे ये तो अजीब बात है, जो कागज से पैसा बना सकता है उसको हम जैसे गरीब से क्या लेना देना, वो हमसे पैसा क्यों मांग रहा है। वो मेरे पास में आया और मैंने बड़ी मासूमियत से जो है अपना कॉपी उसको दे दिया, कहा कि नोट बना लीजिएगा। बोला अजीब बुड़वक लड़का है, कि कागज से नोट कैसे बना लेंगे, वो तो जादू है ना। हम बोले जादू सच नहीं होता है। बोला जादू सच नहीं होता है, सच सच होता है, जादू भी भला सच होता है। ये जो उस वक्त मेरी समझदारी बनी, मैं तब से जो है जीवन के हर पहलू पर, जीवन के हर मोड़ पर इसको परख करके देखना चाहता हूं।